आप सभी को नमस्कार। शायद मेरी आवाज़ आप सभी को सुनाई दे रही है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और ये जो सेशन है, तो इसकी आज हम यहाँ पर शुरुआत करने से पहले राष्ट्रकूटा डायनास्टी के बारे में आज हमारा सेशन होने वाला है। इसकी शुरुआत करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि लास्ट हमारा जो सेशन हुआ था, जो कदंबा डायनास्टी के बारे में हमने सेशन किया था, उसमें हमने ये देखा कि बहुत सारे लोग शायद दिवाली होने की वजह से हो या चाहे और कोई वजह हो, मगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने लास्ट का जो सेशन हुआ था उसे अटेंड नहीं किया है। हमने उस सेशन में ये बताया था कि ये जो भी सेशन होंगे, तो इसके सभी को जो है देख के उसके नोट्स वगैरह लेके उसकी जानकारी आप ठीक से समझें, और अगर कुछ सवाल हो तो उसके बारे में पूछें, ऐसा हमने बताया था। मगर काफ़ी सारे लोग अभी भी उसके बारे में सीरियस नहीं हैं, ऐसा मुझे लास्ट का सेशन देख के लगा। जो लोग उसको रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं, जो लोग नोट्स लेते हैं, वो तो उसकी जानकारी हमें भेजते रहते हैं, मगर अभी तक भी बाकी कुछ लोगों के बारे में नहीं हुआ है। तो थोड़ा-सा फिर से एक बार इसी के बारे में कि आप सभी लोग इसके बारे में सीरियस रहें और सारे सेशन को अटेंड करें। इसके बारे में जिन लोगों ने अभी तक पूरे सेशन अटेंड किए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए फिर लास्ट में हमने जैसे कहा था कि अगर सभी सेशन अटेंड हुए तभी आप एग्ज़ाम को ठीक से लिख पाएँगे, अदरवाइज़ आपको फिर से यूट्यूब में शुरू से लेकर के लास्ट तक के सभी सेशन देखने होंगे। तो यहाँ पर फिर हम आज का अपना सेशन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रकूटा डायनास्टी का जो सेशन होने वाला है, उसकी हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। तो मैं इसकी शुरुआत की परमिशन चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं राष्ट्रकूटा डायनास्टी के बारे में, और इसका ओके। तो राष्ट्रकूटा एम्पायर जो अ, थोड़ा-सा 1 मिनट के लिए टेक्निकली हम ये करेंगे, और फिर उसको हम अभी सॉरी फिर से तो यहाँ पर फिर हम ये राष्ट्रकूटा डायनास्टी के बारे में जब जानकारी लेते हैं, क्षमा करें थोड़ा-सा टेक्निकली ये हो गया था इसलिए। बट राष्ट्रकूट एम्पायर जो जिसके बारे में कहा जाता है कि ये कुछ लोगों का ये कहना है कि ये महारठा रठ और ऐसा होते हुए ये राष्ट्रकूट नाम आया। मगर महाराष्ट्र में जिनका कैपिटल हम देखते हैं, अगर पर्टिकुलरली जब एलोरा की हम बात करते हैं, इलिचपुर वराधीश्वर, या फिर नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में कंधार की जब बात करते हैं तो कंधारपुर वराधीश्वर, लत्तुलूर वराधीश्वर, ऐसे अलग-अलग उनके नामों के रेफरेंस हमें प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर हम उनका जो डायनास्टी था, तो इसका व्याप्ति जो है मध्य प्रदेश से लेकर के आगे यहाँ उत्तर प्रदेश के नज़दीक होते हुए, फिर गुजरात का कुछ थोड़ा-सा इलाका, राजस्थान का थोड़ा-सा इलाका, और नीचे जहाँ पर हम देखते हैं कि कर्नाटका के बॉर्डर तक ये राष्ट्रकूटों की डायनास्टी हम देख सकते हैं। 750 से लेकर 900 तक, यानी लगभग 150 सालों तक इनका राज्य जो बहुत ही प्रभावशाली रहा, ऐसा हम कह सकेंगे। और जस्ट अ मिनट, यहाँ पर फिर हम देखते हैं राष्ट्रकूटा के जो किंग्स थे, तो उनके पीरियड दंती दुर्गा से लेकर के उसके बाद कृष्णा फर्स्ट, गोविंद सेकंड, फिर धारावर्ष, फिर उसके बाद गोविंद सेकंड, अमोघ वर्षा फर्स्ट, कृष्णा सेकंड, इंदिरा थर्ड, और सबसे ज़्यादा फेमस जिसका ये रहा कृष्णा थर्ड डायनास्टी, जिसमें एलोरा केव्स जैसे केव्स का निर्माण हुआ। तो इस तरह से ये अलग-अलग, मगर लास्ट में यहाँ पर ये देखते हैं कि ओनली क्लेमर फॉर द लास्ट थ्रोन के बारे में भी हम पढ़ते हैं। राष्ट्रकूटा आर्ट की जब हम बात करते हैं, तो साउथर्न गुजरात, खानदेश एंड बेरा, इस प्रदेश का में जो आज भी कपास जो फेमस है,
तो ये कॉटन के बारे में प्रमुख उत्पादक अगर कोई डायनास्टी का नाम आता है तो राष्ट्रकूटा तक आता है। वैसे इसके पहले हमने सातवाहनों केस में भी एग्जाम्पल इसके बारे में कुछ देखे थे। उसके बाद फिर गुजरात, उज्जैन, पैठन और तगरतेर जो है ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। इसमें पैठन का नाम हाँ यहाँ पर दिया है। तो जहाँ एक माचिस की बॉक्स में बैठ सके ऐसी साड़ियों का निर्माण किया जाता था। इसके वर्णन जो सातवाहनों केस में हमने पढ़े थे, तो वही फिर काम कार्य राष्ट्रकूटा पीरियड में भी चलता रहा और उसको प्रमोट किया गया। और आज भी अगर महाराष्ट्र की वस्त्र की कोई कला अगर ज़्यादा फेमस है तो ये पैठन की पैठनी आज भी फेमस है। राष्ट्रकूटा डायनास्टी में इस वस्त्र कला को जो है वो ज़्यादा प्रमोट किया गया था। मसलिन क्लॉथ, ये पैठन का निर्माण और वरंगल में भी ये तैयार किया जाता था। कॉटन यार्न एंड क्लॉथ वाज एक्सपोर्टेड फ्रॉम भरूच। तो वाइट कैलकस वाज मैन्युफैक्चर्ड इन बुरहानपुर एंड बेरार। आज भी अगर आप बुरहानपुर शहर मध्य प्रदेश में जो है महाराष्ट्र का ये जलगांव डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद तुरंत जो मध्य प्रदेश का ये डिस्ट्रिक्ट आता है ये बुरहानपुर। आज भी बुरहानपुर में लगभग 40,000 लूम्स चलते हैं। ये हमने वहां जाकर भी कई बार देखा है, उसका अनुभव किया है। तो यानी इन इन उद्योगों की शुरुआत आज से लगभग 1,000-1,200 साल पहले हुई। और ये कपास से कपड़ा बनाने की जो प्रक्रिया है और वस्त्रोद्योग के यानी वस्त्र निर्माण करने की एक अच्छी कला, तो ये इस पीरियड में डेवलप हुई, इसके बारे में वर्णन हमें प्राप्त होते हैं। और यहाँ से एक्सपोर्ट पर्शिया, तुर्की, पोलैंड, अरबिया, इजिप्ट जैसे देशों को यहाँ से जाता था। उसके साथ साथ जो है यहाँ पर आने की जब बात करते हैं हम, सॉरी, तो इंसेंस एंड परफ्यूम्स वेर एक्सपोर्टेड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ थाना एंड सैमूर। अभी एक्चुअली ये यहाँ पर एक्चुअली उन्होंने किया है कि डेक्कन वाज रिच इन मिनरल्स थ्रू इट्स सॉइल वाज नॉट एज फर्टाइल एज दैट ऑफ गैंगेटिक प्लांट्स। जैसे यमुना का दुआब है, गंगा और यमुना का जो दुआब है, वहां पर जिस तरह की एक उपजाऊ मिट्टी है, क्योंकि वो सारा पानी से बहुत ही भरा हुआ इलाका, तो उस तरह से डेक्कन का प्लाटू नहीं है ऐसा पर यहाँ माना गया है। और मगर ये बात सही भी है क्योंकि चट्टानें इतनी ज्यादा यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ ये नीचे बताया कि कॉपर माइंस ऑफ कडप्पा, बेल्लारी, चांदा, बुल्डाना, नरसिंहपुर, अहमदनगर, बीजापुर एंड धारवाड़ वेर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम एंड प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी। अभी इसमें कॉपर माइंस के साथ साथ डायमंड्स की भी बात की है। तो इसी की वजह से जो है आभूषण कला यानी वस्त्र कला के साथ आभूषण कला जो है वो भी डेवलप हुई। अब इसके ब्यूटीफुल एग्जांपल्स हम यहाँ के पेंटिंग्स वगैरह जो है इस एरिया के उसमें हम देख सकते हैं। और गोलकोंडा का कुतुब शाह के यहाँ से जो सबसे वर्ल्ड फेमस जो डायमंड है, जो आज भी ब्रिटिश महारानी जो इंग्लैंड की महारानी कोहिनूर जो डायमंड है, तो ये इसी इलाके की देन है। उसके बाद ये ज्वेलरी का ट्रेडिंग शुरू हुआ, इसके बारे में जानकारी दी है। उसके साथ साथ ही फिर इस यहाँ पर जो है इंडिगो वगैरह जो है उसकी यहाँ जानकारी दी। नट्स, कोकोनट, सैंडल, टेक, टिम्बर, सिसम ऑयल एंड आइवरी। हस्ती दंत के बारे में कला के भी कुछ उदाहरण अलग अलग इसमें प्राप्त होते हैं। और यहाँ के जो इंस्क्रिप्शन है इस एरिया के, उसमें इस तरह का काम करने वाले कशिदाकार हो, चाहे ऑयलमैन हो, आर्टिशियंस, बास्केट एंड मैट मेकर्स, फ्रूट सेलर, इनके बारे में वर्णन प्राप्त होते हैं। जब कोई डायनास्टी सुखी और समृद्ध होती है, यानी उनके यहाँ बहुत अच्छा लोगों के लिए वातावरण मिलता है, तभी जाकर के इस तरह की कलाओं का निर्माण हो सकता है और उनके वर्णन इंस्क्रिप्शंस में प्राप्त हो सकते हैं। लिटरेचर की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रकूटों के इसमें पर्टिकुलरली कन्नड़ और संस्कृत लिटरेचर को ज्यादा प्रमोट किया गया, जिसमें त्रिविक्रमा ने जो हला युद्ध ग्रंथ लिखा और कवि रहस्य के बारे में लिखा, तो ये कृष्णा थर्ड के पीरियड में हुआ। जीन सेन जो बहुत फेमस है जैन हिस्ट्री में, तो जिन्होंने आदि पुराण की रचना की और कई सारे जैन संतों के बारे में लाइफ स्टोरीज लिखी। महाराष्ट्र की जब हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में इस तरह से कई ग्रंथ लिखे गए हैं, बट ये राष्ट्रकूट पीरियड में स्पेशली जैनों के इसमें ये आदि पुराण फेमस है। उसके बाद शाक्ता का अमोघ विट्टी है जो एक ग्रामर वर्क माना जाता है। वीराचार्य का गणित सारम है जो बीजगणित भास्कराचार्य का है, उसी तरह से एक फेमस ग्रंथ है मैथमेटिशियन वीराचार्य का है। उसके बाद फिर कविराज मार्ग जो अमोघ वर्ष के अमोघ वर्ष ने जिसकी रचना की ऐसा माना जाता है, यानी
सिर्फ दूसरे किसी कवि या साहित्यकों ने रचना की ऐसे नहीं, बल्कि खुद राजा या उनके दरबार के जो बहुत ये रहते थे, यानी बड़े जिनको हम कहें, तो वो लोग भी इस तरह की रचना तैयार करते थे। पंप जो कवि कर्नाटक में फ़ेमस है, तो उन्होंने विक्रमसेन विजय इस ग्रंथ की रचना उस समय की। उसके बाद शांति पुराण और एक फ़ेमस ग्रंथ था, जो उस समय के एक बहुत ही फ़ेमस पोएट पोन्ना जो है, उन्होंने इसका ये रचना की थी, और ये मैक्सिमम लिटरेचर जो है वो कन्नड़ में निर्माण किया गया है। आर्किटेक्चर की जब हम बात करते हैं, तो नवलिंगा टेम्पल जो है कुकनूर का, कर्नाटका का, वो फ़ेमस है। उसके बाद कुमारस्वामी टेम्पल जो है सांडूर, और उसके बाद फिर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में शिरवल के टेम्पल्स, एलिफेंटा केव्स, और उसके बाद एलिफेंटा के इसमें किसके बारे में कुछ अलग-अलग ये भी है। द मोस्ट रिमार्केबल इज द एलोरा केव्स एंड कैलाशनाथा टेम्पल, जो एलोरा केव्स में केव नंबर 16 है, और इसे कैलाशनाथ टेम्पल से नाम जाना जाता है, और कृष्ण थर्ड के पीरियड में ये बना। उसके बाद नवलिंगा टेम्पल जो है ये एक फेमस है, और कोप्पल डिस्ट्रिक्ट में लगभग यानी इटगी नाम का जो प्लेस है, तो वहाँ पर ये कुकनूर जो प्लेस है, नॉर्थ ऑफ इटगी इन कोप्पल डिस्ट्रिक्ट, जो गदग से जो है ईस्ट में बनता है। और यहाँ का नवलिंग टेम्पल, उसके बारे में कुछ ये देखेंगे हम आगे, जहाँ पर शिव और अलग-अलग नवलिंगों के बारे में वो मूर्तियाँ हम देख सकते हैं। फिर उसके बाद कुमारस्वामी टेम्पल है सांडूर का, जहाँ ये बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में, जो लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर। तो यहाँ का कुमारस्वामी टेम्पल एक फेमस है, और आर्ट हिस्टोरियन जो है उन्होंने यहाँ पर पार्वती टेम्पल जो अंदर बना हुआ है 7th-8th सेंचुरी का, तो इज़ मोर अनयूजुअल इन टर्म्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। अभी ये इसका जब हम प्लान देखेंगे, आर्किटेक्चरल व्यू जब देखते हैं, तब पता चलता है व्हाई इट इज़ मोर अनयूजुअल। ये वो नवलिंगा टेम्पल है कुकनूर का। जब टेम्पल्स की ये करते हैं, तो पता चलता है एक्चुअली जैसे रॉक कट के उससे सेपरेट श्राइन जब बनाए जाते हैं, तो इस तरह के सेपरेट श्राइन जो हमने पल्लवा डायनास्टी में देखे, लगभग उस तरह का ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है, बट दीज आर टोटली सेपरेट, नॉट द रॉक कट्स। फिर भी उसकी रचना उन्होंने रॉक कट आर्किटेक्चर की तरह की है। और जब शिखर की हम बात करते हैं, तो ये सिंपल शिखर ये दिखते हैं, कुछ तो अभी नए बनाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हम देखते हैं, तो ये रिस्टोरेशन किया हुआ दिखाई देता है। सम आर दी ओल्डेस्ट, ये राइट कॉर्नर का जो बैक साइड का ये है, ये तो एज इट इज ओल्ड है, मगर इसके ऊपर हमें लास्ट पीरियड में हमने जिनके बारे में बात की थी, कदम्बा स्टाइल का, तो आमलक जैसा शिखर का ये स्टाइल होते हुए हम यहाँ देखते हैं। और यहाँ पर फिर बाकी सारे टेम्पल्स को देख सकते हैं, और ये सारे रिस्टोर किए हुए हैं, इसलिए अच्छी स्थिति में दिखाई देते हैं। यहाँ पर फिर हम अंदर कुछ इंस्क्रिप्शन देखते हैं, जिसके में अभी हमने जिसकी जानकारी ली, कि जहाँ पर आर्टिशियंस का जिक्र किया गया है, वीवर्स का जिक्र किया गया है, और कन्नड़ को उन्होंने ज़्यादा प्रमोट किया था। स्पेशली कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर राष्ट्रकूटा और कल्याणी चालुक्यों के एंड सम ऑफ द यादवास, तो जो इंस्क्रिप्शंस हम देखते हैं, उसमें ये जो स्क्रिप्ट यूज किया गया है, ये हल कन्नड़ है, यानी ओल्ड कन्नड़ा, जिसमें कन्नड़ एंड तेलुगु स्क्रिप्ट्स आर लगभग सेम है, बट लैंग्वेज जो है मैक्सिमम टाइम पर संस्कृत यूज की गई है। तो ऐसे इंस्क्रिप्शन जिसका मैक्सिमम कलेक्शन जो है धारवाड़ यूनिवर्सिटी ने किया था, गुलबर्गा यूनिवर्सिटी ने किया था, हम्पी के यूनिवर्सिटी ने भी इसके बारे में कुछ कार्य किया। तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये कुमार स्वामी टेम्पल है सांडूर का, और जिसका बाहरी व्यू जो है, ये तो अभी डेवलपमेंट हुआ है, बट ये टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल, ये पिलर्स, ये फ्रंट साइड पोर्शन भी शायद बाद में बना होगा, क्योंकि आर्किटेक्चर स्टाइल के रूप से जब बैक साइड हम देखते हैं ये अलग है। और यहाँ पे ये जो साइड वाला जो टेम्पल देखते हैं, जिसकी भी हमने बात की, पार्वती टेम्पल, शिखर की अगर हम बात करें, तो इस तरफ में बिल्कुल अलग स्टाइल है, और यहाँ पर जब हम ये देखते हैं, तो ये अलग स्ट्रक्चर दिखाई देता है। जैसे कोई स्तूप या चैत्य जो होता है, उसके ऊपर जो गजपृष्ठाकार छत की जो हम बात करते हैं, उस तरह से इसका ये अलग दिखाई देता है, और ये पार्वती टेम्पल के नाम से जाना जाता है। सो बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड एज एन अनयूजुअल टेम्पल। तो इस तरह से हम देख के इसकी जानकारी ले सकते हैं। जब इसका एरियल व्यू हम देखते हैं, तो इस तरह का उसका व्यू दिखाई देता है। ये एक्चुअली सिर्फ एक साइड से व्यू है, सेकंड साइड वाला जो है हम यहाँ नहीं देख सकेंगे। फिर उसके बाद एलिफेंटा आइलैंड की जब हम बात करते हैं,
तो घारापुरी जो मुंबई के नज़दीक है और समुंदर के रास्ते से जहाँ पर जाना पड़ता है। कॉलोनियल पीरियड में हिस्टोरियंस ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है, स्पेशली मेजर जनरल कैंपबेल जैसे जो लोग थे जिन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी गैजेट 1885 में जो लिखे थे, जिसमें उन्होंने इसके बारे में कुछ वर्णन किए हैं। तो राष्ट्रकूटा पीरियड में इसका निर्माण हुआ ऐसा जिक्र किया है, बट सम ऑफ द अर्लीस्ट केव्स एंड स्कल्पचर्स विच आर फ्रॉम सातवाहना पीरियड आल्सो। तो ऐसे दो अलग-अलग डायनास्टी में जिसका डेवलपमेंट हुआ, ऐसे ये घारापुरी केव्स हम देख सकते हैं। यहाँ पर 6th सेंचुरी के इसमें उसका ये जो है, तो ये जॉर्ज माइकल का कहना है कि ये जो मंडला डिज़ाइन जो बना हुआ है, तो ये राष्ट्रकूटा पीरियड में बना हुआ है, ऐसा उनका कहना है। ये स्तूपा हिल जो देख रहे हैं, ये पर्टिकुलरली सातवाहना पीरियड का है, अभी जिसके बारे में मैंने बताया। और ये बाकी जो केव्स बने हुए हैं, ये राष्ट्रकूटा पीरियड में बने। यहाँ पर ये स्तूप नंबर 2 वगैरह यहाँ देख सकते हैं। ये अभी इसके बारे में भी 2 अलग-अलग ओपिनियन बताए जाते हैं। एक तो पहला ये त्रिमूर्ति का है, ऐसा कुछ लोग स्कॉलर्स का कहना है, और दूसरा सदाशिव का है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। अभी किसी डिबेट में फँसने के बजाय ये जिस जिस जितनी सुंदरता से बना हुआ है, इसके क्राउन्स को अगर हम देखते हैं या फिर किसी भी तरफ खड़े रहे तो ऐसा लगता है कि ये फेस अपनी तरफ देख रहा है। तो ऐसे कुछ जो इसके स्पेशलिटीज़ जो निर्माण की है, उसकी तरफ हमें ज़्यादा ध्यान देना है। उसके ऑर्नामेंटल डिज़ाइनिंग वो भी बहुत ब्यूटीफुली कार्विंग किए हुए हैं। So such type of other caves also here we can see here are शिवलिंगा, और ये बाहर बाकी के कुछ caves को हम देखते हैं। सो ये स्कल्पचर जो है इनकी बॉडी को अगर हम देखते हैं तो पर्टिकुलरली कोंकण रीजन से जो लोग हैं, यानी कोई आर्ट जब निर्माण होता है तो उस एरिया में रहने वाले जो लोग होते हैं उनका जो बॉडी जिस तरह से होता है उस तरह के स्कल्पचर्स का निर्माण, या फिर जिन लोगों ने इसको निर्माण किया है उनके ऊपर जिस शैली का प्रभाव है उस शैली से निर्माण। तो पर्टिकुलरली कोंकण रीजन के जो लोग हैं, सातवाहनों के गाथा सप्तशती में जैसा जिक्र आता है, दिन नले गहीन नले दिड़मूड़ सामलिंगे, यानी जो लोग बिल्कुल छोटे शरीर यष्टि के हैं, ऐसा वर्णन जिसमें आता है। तो यही वर्णन हम यहाँ के स्कल्पचर्स को देख के समझ सकते हैं। यहाँ पे ये इस तरह से और कुछ ब्यूटीफुल शिल्प, ये अगर गौर से अगर हम देखें तो नटराज के जैसा ये दिखाई देता है, बट यहाँ पर्टिकुलरली ये शिव और पार्वती का कॉम्बिनेशन है। अगर आप यहाँ देखें तो ये स्त्री का स्तन हमें दिखाई देता है, मगर इस तरफ वो नहीं। तो ये शिव और पार्वती का एक ब्यूटीफुल संगम, शिव और शक्ति का संगम ऐसा कहा जाता है। यहाँ पे पीछे जो है शिव का ये वृषभ वाहन भी हम यहाँ नंदी का वाहन भी देख सकते हैं, और ऊपर कुछ देवताओं का यानी आकाश संचारी देवताओं का ये भी देख सकते हैं, सिंबल देख सकते हैं। पिलर आर्किटेक्चर जो बाहर बना हुआ है, तो दो अलग-अलग स्टाइल उन्होंने बनाए हुए हैं। नीचे बिल्कुल प्लेन ये दिखाई देता है, बट ऐसा हो सकता है शायद कि ये बाद में किसी पीरियड में और इसके ऊपर कुछ कार्य किया गया हो, बट मगर सभी पिलर्स को देखें तो ऐसा नहीं लगता। डिज़ाइन ही इस तरह से बनाया है, यानी 2 अलग-अलग तरह के कॉम्बिनेशन से पिलर स्टाइल बनाया गया है। यहाँ पर पूरा एलिफेंटा प्ले के उसका जो ये देखते हैं प्लान 6th नंबर के इसका, तो इस तरह से दिखाई देता है। ये लोकेशन मैप और फोटोग्राफ का ये, तो यहाँ पर श्राइन और ये सेल्स वहाँ दिखाई देते हैं। कई बार इस केव्स में हम देख सकते हैं कि ध्यान गुम्फाओं को भी निर्माण किया गया है। अब ये एलिफेंटा के केव से होते हुए जब हम एलोरा की केव्स की तरफ आते हैं, राष्ट्रकूटों की सबसे बड़ी देन अगर कुछ है तो ये एलोरा केव्स मानी जाती है, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी जिसका जिक्र किया गया है। यहाँ पर ये 34 केव्स है टोटली। एलोरा जिसे मराठी में वेरूळ इस नाम से जाना जाता है, मराठी में ग्रंथ भी लिखा गया कुछ साल पहले, यानी एक पुराना ग्रंथ है वेरूळ महात्म्य नाम से, यानी एलोरा महात्म्य। और राष्ट्रकूटों के कई सारे इंस्क्रिप्शन में एलिच पुरवराधीश्वर ऐसा जिक्र प्राप्त होता है। तो सो एलोरा, और ये एक तीर्थ स्थान के रूप में माना जाता है क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग यहीं पर नजदीक में है। बिल्कुल ये केव से एक बस कुछ 300 मीटर्स की दूरी पर घृष्णेश्वर टेम्पल। और यहाँ ये जो 34 केव्स है, ये लगभग 600 वर्ष की अवधि में बनी, यानी 5वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक ये बनी। और एक सीधी रेखा में स्थित ये गुफा है बौद्ध मठ एवं विहार, जो 1 नंबर से लेकर 12 नंबर की केव जो है ये बौद्ध गुफाएं हैं, और ये दक्षिण तीर पर स्थित है। और हिंदू मंदिर या गुफाएं जो है वो हिंदू केव्स 13 नंबर से लेकर 29 नंबर तक
जो मध्य भाग में स्थित, और जो उत्तर नॉर्थ साइड पर जो है तो जैन मंदिर, तो 30 नंबर से लेकर 34 नंबर तक, यानी ये 5 केव्स जो है ये जैन केव्स है। तो यहाँ एलोरा की 16 नंबर की केव्स को भी हम देखेंगे। पर्टिकुलरली इनके बारे में जानकारी यहाँ जो दी है, बौद्ध गुफा में भगवान बुद्ध, बोधिसत्व तथा बौद्ध संप्रदाय के देव देवताओं के चित्र उकेरे गए हैं। दीवारों पर गोलाकार चित्रों, बेलबूटों तथा पुष्पों से सुंदर कलात्मक नक्काशी की गई है। हिंदू गुफाओं में वास्तुकला की पराकाष्ठा के दर्शन होते हैं, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा अन्य देवी देवताओं को विभिन्न भावभंगिमाओं में चित्रित किया है। नॉट ओनली गुफा नंबर 15 बट अदर इसमें भी ऐसी कुछ मूर्तियां दी, सुंदर स्कल्पचर्स बनाए हैं। भक्ति व श्रद्धा भाव जगाती है चित्र एक अलौकिकता के लिए है। जैन गुफाएं जैन संप्रदाय के संस्थापक महावीर तथा तीर्थंकरों की मूर्तियां एवं चित्रों से अलंकृत है। यहाँ चित्रों में स्वर्गीय दृश्य तथा बादलों से गुजरते देवदूत विषय वस्तु को कल्पना के एक समृद्ध शिखर तक लेके जाते हैं। और ये केलोरा का एक स्तंभ जो 16 नंबर में है, ये बहुत फेमस है। नाउ विल सी दीज टोटल, एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि यहाँ 100 केव्स है टोटल पूरे मिला के सभी एरिया के, बट जो 34 केव्स यहाँ नज़दीक में है वही हम देखते हैं। और जिसमें अभी मैंने बताया पहले 12 नंबर तक बुद्धिस्ट केव्स, और उसके बाद जो है 13 से 29 हिंदू केव्स, और 30 से 34 जैन केव। अब हम पहले 12 केव्स जो है उसके बारे में जब जानकारी लेते हैं, तो ये 5वीं शताब्दी से लेकर के 8वीं शताब्दी तक के बीच में बनी हुई केव्स। क्रोनोलॉजिकली अगर हम देखें तो सबसे पहले बनी केव नंबर 6, उसके बाद फिर बना केव नंबर 5, देन 2, देन 3। ये सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है, ये एक्चुअली 1 नंबर है। फिर उसके बाद 4, 7, 8, 10, 9, 9 केव्स 11 एंड 12 आल्सो कॉल्ड दो थाल एंड 3 ताल। ताल माने तो जिसको हम एक मंजिला, दो मंजिला ऐसा मानते हैं, तो 2 मंजिला और 3 मंजिला इस तरह से बने हुए हैं। और ये कंस्ट्रक्ट हुए हैं जो 630 से लेकर के 700 के बीच में। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये सबसे पहले जब हम केव्स में एंट्री करते हैं, तो मेन डोर से जब एंट्री करते हैं तो राइट साइड की तरफ में हमें जाना पड़ता है। और राइट साइड के केव जो है 1 नंबर से 6 नंबर तक, जहाँ पर खड़े रह के मैंने फोटोग्राफ लिया था, तो इस तरफ में 6 नंबर तक ये केव्स यहाँ आते हैं। और फिर इसकी विशेष बात अगर कुछ है तो यहाँ के आर्किटेक्चर के इसमें, यहाँ पर जो पानी का जो स्टोरेज किया गया है केव्स में, जगह जगह पर इन्होंने वाटर स्टोरेज के बहुत अच्छे ये बनाए हुए हैं। और ये हम आगे देख सकते हैं इस तरह से। ये केव नंबर 1 से लेकर 6 तक अभी हमने देखा, अभी यहाँ हम देख सकते हैं ये वाटर स्टोरेज। तो वाटर स्टोरेज की विशेष बात ये कि आज भी अगर हम वहाँ जाते हैं तो कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने उसको बनाया था। मगर आज लोग जो है, पानी तो जमा है, आज भी वहाँ बारिश होती है तो पानी जमा होता है, मगर वहाँ बॉटल वगैरह जो खाली फेंक देते हैं, प्लास्टिक के बॉटल्स आजकल के लोग जो फेंक, वो बहुत बुरी बात दिखाई। कुछ एग्जांपल्स हम आगे भी देखेंगे। यहाँ पर हम पिलर्स का डिजाइन देख सकते हैं, किस तरह से अलग अलग पिलर बनाए। ये शुरुआती दौर में बिल्कुल बने, या कुछ काम अधूरा रह गया, या ये अगर नीचे देखा जाए तो ये अधूरा नहीं रहा है। शायद ऐसा लगता है कि समय ना मिला हो। ये मैंने अलग अलग केव्स से अलग अलग पिलर्स को एक ही जगह पर यहाँ दिखाने की कोशिश की है। ये एक ही केव में ऐसे पिलर्स किसी एक जगह पे नहीं है, मैंने सिर्फ किस तरह से अलग अलग पिलर बने वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। तो इस तरह अलग अलग ये बने, मगर यहाँ पर फिर देखते हैं कि ये पर्टिकुलरली 1 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक के इसमें, तो इस तरह के पिलर्स वहाँ बने और उसका डिजाइन अलग अलग तरह से, घट्ट पल्लव इस नाम से जिसको जाना जाता है, तो ये डिजाइन हम यहाँ पर देख सकते। यहाँ ऊपर कुछ कमल और इसके भी डिजाइनिंग बनाने की कोशिश की है। This is the cave number first, which is at the most right side of this all caves. और यहाँ पर एक उन्होंने ये रखा है जिसको हम स्तंभ का नीचे का हिस्सा जो होता है, तड़ खड़ा ऐसा हम बोलते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने रखा है, ये आजू बाजू में कहाँ से ला करके यहाँ रखा है वो पता नहीं। मगर यहाँ पर ये केव जो देखते हैं, केव नंबर 1, तो उसके अंदर कोई इस तरह से विशेष बात नहीं है, सिर्फ एक प्लेन हॉल की तरह इसको बनाया। जैसे किसी ने कोई प्रैक्टिकल करते हुए पहले बना के रखा हो, या फिर लोगों के निवास की व्यवस्था वहाँ पर होती हो जो लोग बना रहे हैं, तो उसके लिए हो, शायद बौद्ध भिक्षुओं के लिए उसमें ये किया गया हो। गुफा नंबर 2 की तरफ जब हम जाते हैं यहाँ से, तो गुफा नंबर 2 एक जो बौद्ध धर्म का विहार है, संभवतः जो 8वीं शताब्दी में निर्मित है। और यहाँ का जो खंडित बरामदा है, दोनों ओर कोठरियाँ एवं सभा मंडपों के दोनों ओर
स्तंभ युक्त कक्ष तथा पार्श्विक दीवार में गर्भगृह के रूप में इस विहार का विन्यास हुआ है। सभा मंडप तथा गर्भगृह में बोधिसत्व द्वारपाल के रूप में उकेरित है। इस विहार की विशिष्टता इसके अलंकृत 12 स्तंभ है। गर्भगृह में भगवान बुद्ध की व्याख्यान मुद्रा में सिंहासनस्थ प्रतिमा बोधिसत्व से घिरी है। यह विहार संपूर्ण रूप से भगवान बुद्ध की विविध मुद्रा तथा बौद्ध धर्मीय देवी देवताओं के अंकन से सुसज्जित है। ये बाहर जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं तो लेफ्ट साइड में गर्भगृह के सॉरी मेन डोर के लेफ्ट साइड में हमें बाहर ये प्रतिमा दिखाई देती है। यहाँ फिर केव नंबर 3 जो है, तो केव नंबर 3 की विशेष बात मुझे जो लगी, यहाँ का ये गवाक्ष विंडो जिस तरह से बना है, जिसे आजकल के हमारे घरों की जो खिड़कियां होती है उस तरह का ये उन्होंने बनाया हुआ एक सुंदर डिजाइन, बट इतना परफेक्टली इसको बनाया है, छोटे छोटे पिलर्स के डिजाइन के साथ बनाया हुआ। यही डेवलपमेंट हम बाद में जो पट्टदकल, फिर उसके बाद ऐहोल बादामी पट्टदकल के टेम्पल्स में इसका जो स्टाइल डेवलप हुआ वो देख सकते हैं। और वही स्टाइल फिर आगे चल करके वरंगल काकतिया और होयसलों के आर्किटेक्चर में हम देख सकते हैं। केव नंबर 4 जहाँ पर अंदर बुद्ध बैठे हुए हैं और आजू बाजू में कई सारे देवी देवताओं का अंकन वहां पर किया हुआ है। सो ये भी ब्यूटीफुली ये है। और आगे सबसे फेमस जो इसमें माना जाता है तो ये केव नंबर 5 जो महावाड़ा केव के नाम से जाना जाता है। अब इसे महावाड़ा क्यों? इट इज अ बिगेस्ट साइज केव। और यहाँ पर अंदर जैसे जाते हैं तो ये जो डिजाइन हम देख रहे हैं ओरिजिनली भी हम देखेंगे, मगर यहाँ पर ये सभा के लिए हो या फिर किसी अध्ययन के लिए, पढ़ाई के लिए बैठते हो, या फिर सभी लोग भोजन के लिए यहाँ बैठते हो, क्योंकि ये इस तरह का स्ट्रक्चर डिजाइन बनाया हुआ है कि इसका मल्टीपर्पज हॉल जैसे आज हम कहते हैं तो वैसा शायद यूज होता होगा। और आजू बाजू में इस तरह से इसके ये बनाए गए हैं, यानी छोटे छोटे, जिसको कुछ कमरे की तरह हम बोल सकते हैं, ध्यान गुफा की तरह बोल सकते हैं। तो इस तरह का डिजाइनिंग यहाँ पर ये बना हुआ है। आर्किटेक्चरल प्लान में जब हम देखते हैं, एक्चुअली जब अंदर जाते हैं तो ये आउटसाइड व्यू है उसका। एक नंबर के इस तरफ से हम आते हैं, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड होते हुए यहाँ हम आते हैं। तो महावाड़ा केव जो है तो उसका एंट्री डोर जो है तो हम वो यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ से हम इसके अंदर एंट्री करते हैं और ये ऊपर आने के बाद यहाँ से भी देख सकते हैं। अभी ये 2 मंजिला है, नीचे का मंजिल और ऊपर का मंजिल अलग अलग है। वहां से फिर जब हम आगे आते हैं तो ये केव नंबर 7 और 8, तो उसके बाहर का ये दृश्य है। और यहाँ पर फिर हम माता के इसमें बैठा हुआ ये बालक, ये दृश्य यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ फिर अलग अलग कुछ और स्कल्पचर्स दिए हुए हैं। केव नंबर 8 के सामने जब हम जाते हैं तो यहाँ पर भी पिलर का एक अलग डिजाइन हम देख सकते हैं। और यहाँ बाहर जो ये बोधिसत्वों की जो मूर्तियां हैं, तो एक्चुअली ये बोधिसत्व है या फिर किसी और देवताओं का अंकन किया है, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर फिर और अलग मूर्तियां हमें दिखाई देती है, स्त्री प्रतिमाओं को हम देख सकते हैं। फिर उसके बाद वहां से हम जब केव नंबर 10 की तरफ आते हैं तो दूर से ही देखने के बाद इसकी विशालता और इसकी सुंदरता पता चलती है। एक्चुअली इसका फ्रंट साइड पोर्शन जो शायद बाद में गिर गया होगा, क्योंकि ये डिजाइन देखे तो जैसे किसी प्रवेश द्वार की तरह इसको बनाया गया था और ये बाद में शायद गिर गया है। राइट साइड का ये जो पोर्शन है ये शायद गिर गया है। अंदर एंट्री करने के बाद हमें पहले तो ऊपर कहाँ से जाना है पहले तुरंत पता नहीं चलता, क्योंकि नीचे का बरामदा और ये केव्स देखने के लिए अंदर जाते हैं। बट यहाँ से फिर ऊपर जाने का जो रास्ता है, ऊपर जाकर देखने के बाद जब मैं ये एक्चुअली लेफ्ट साइड से जब ऊपर आया तो ऊपर आने के बाद वहां से लिया हुआ ये फोटोग्राफ है। दिस इज द केव जिसका बाहर, यानी हम जब ऊपर के फ्लोर पर जाते हैं तो यहाँ का फ्रंट पोर्शन से लेकर ये सामने वाला जो दृश्य देख रहे हैं, तो जिसमें आर्च का डिजाइन और देवी देवताओं का अंकन देख रहे हैं, उसके साथ साथ ये ऊपर का पोर्शन भी बहुत सुंदर तरीके से उसको डिजाइन किया गया है। आगे के एक इसमें हम देखेंगे कि कैसे देवी देवताओं का ये अंकन किए हैं। और यहाँ छोटे छोटे भी जो डिजाइन बने हुए हैं इसके दरवाजे के बाजू में, मेन डोर जो है उसके साइड में जो छोटे छोटे ये है, यहाँ पर भी हम ये डिजाइन देख सकते हैं। और कई सारे शिल्प स्त्री और पुरुषों के कपल्स और उसके ये देख सकते हैं। और यहाँ कई सारे देवी देवताओं के ऊपर अगर हम देखेंगे तो पर्टिकुलरली यहाँ के कपल्स के डिजाइन बहुत ही सुंदर है। और इतना ऊपर तक, यानी
लास्ट तक, नीचे से लेकर के यहाँ ऊपर तक इस तरह का अंकन करने की उन्होंने कोशिश की। रियली ब्यूटीफुल आर्ट। और जब ऊपर से ही, ऊपर का जो खिड़की है वहाँ से जाली के अंदर से जब हम फ़ोटोग्राफ लेते हैं, तो ये फ़ोटो हम देख सकते हैं। वैसे एक्चुअली वहाँ अंदर जाने का अलाउड ही नहीं है, क्योंकि ऊपर बहुत सुंदर और भी कुछ डांसिंग कपल्स वगैरह के उधर डिज़ाइन है, उसको पूरी तरह से बंद रखा होता है। मगर वो जाली जो है ऊपर की, वहाँ से जब ये फ़ोटो लेते हैं, तो ये गजब पृष्ठाकार छत, जो हाथी की पीठ जैसा ये छत, और ये नीचे स्तूप और इसका ये हम देख सकते हैं। और यहाँ के ऊपर यहाँ भी कुछ बहुत सारे कपल्स के स्कल्पचर्स हम देख सकते हैं। यहाँ बुद्ध की बैठी हुई ये प्रतिमा, उसके बाजू में बोधिसत्वों का ये, और ऊपर फिर कुछ देवताओं का अंकन। केव नंबर 11 जो इसके आगे है, ये त्रिताल है, यानी तीन तीन मंजिला ये केव, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इसे देख सकते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है यहाँ पर आके लोग जो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर का जो एंजॉय है, देखना है, सीरियसली इसको ये करना है, उसके बजाय यहाँ आकर के गलत तरीके से फालतू टाइम पास करते रहते हैं, और इसका गलत यूज भी करने की कुछ लोग कोशिश करते हैं। मैं ये बात सीरियसली और जानबूझकर यहाँ पर इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे किसी कामों के लिए ये धरोहर नहीं है, हमारे सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस नहीं है, इसको भी हम याद रखें। और यहाँ पर आने के बाद फिर ये अंदर जाते हैं, तो उसी तरह से इधर देखते हैं, तो इस तरफ में ये जो हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ भी ज़रूर जाना है, क्योंकि एक्चुअली मैंने यहाँ पर वो फ़ोटोग्राफ नहीं दिखाया, बट इसमें भी बहुत सारी सुंदर मूर्तियाँ यहाँ की दीवारों पर बनी हुई है। और जैसे ऊपर जाते हैं, तो ऊपर भी इस तरह की कई सारी और मूर्तियाँ, बहुत सुंदर मूर्तियाँ इस गलियारे में भी है। यहाँ भी कई सारे पेंटिंग्स वगैरह, सॉरी पेंटिंग्स नहीं, कई सारी मूर्तियों को बनाया गया है, और बुद्ध की कई सारी प्रतिमाएँ उसमें हम देख सकते हैं। ये केव नंबर 12 है। ये भी 3 मंजिला हम देख सकते हैं, और यहाँ भी अंदर जो है इसकी विशेष बात कि यहाँ का जो पिलर्स डिज़ाइनिंग है, जैसे हम मदुराई में वगैरह जाते हैं, तो वहाँ का मीनाक्षी टेम्पल, जहाँ पर 1000 स्तंभों का मंदिर कहा जाता है, वैसे उसका डिज़ाइन जिस तरह से दिखाई देता है, वैसे यहाँ पर उतने तो पिलर्स नहीं, बट जो भी पिलर्स है उसका एक अपना फोटोजेनिक व्यू हम देख सकते हैं। और पिलर्स बहुत ही सिंपल तरीके से इसको काट करके बनाए ने, ये तो पूरा जो है रॉकेट आर्किटेक्चर है। तो पत्थरों को, पहाड़ों को तराश करके इतना ये एक सिंपल सा बट एक ब्यूटीफुल व्यू उन्होंने निर्माण किया है। अब आगे जब जाते हैं, सिंपल पिलर्स यहाँ पर हम देखें, बट यहाँ पर आगे इस तरह के भी पिलर्स देख सकते हैं। 10 पिलर्स पर बहुत अच्छी डिजाइन्स की हुई है, और यहाँ पर बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण, और ये ऊपर स्तूप को बनाया है, नॉट ओनली स्तूपा बट उसकी हर्मिका अंड और ये दिखाया है, और एक ध्वज भी शायद जैसा फहरा रहा है, तो ऐसा दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। So such type of beautiful sculptures are there. सेकंड फ्लोर पर ये बना हुआ है, 12 नंबर के केव में जब सेकंड फ्लोर पर जाते हैं, वहां पर ये बना हुआ है। बहुत ही सुंदर मूर्तियां हैं, और यहाँ बुद्ध की दोनों तरफ में, यानी जब बरामदे में जाते हैं तो राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों तरफ में इस तरह की बुद्ध की अलग अलग प्रतिमाओं को हम देख सकते हैं। लायन और उसके ऊपर बैठे हुए ये पीठ पर बुद्ध की प्रतिमा है, और यहाँ पर मृग और ये भी दिखाई देते हैं। सो फिर उसके बाद हम चलते हैं 13 नंबर से लेकर के 29 नंबर तक, जो हिंदू केव्स के नाम से जाने जाते हैं। अभी इसमें पर्टिकुलरली अगर हम देखें, तो जो पहले 9 केव्स जो है, तो ये इन अर्ली 6th सेंचुरी में जो निर्माण हुए, और उसके बाद उसके 4 केव जो है उसके बाद उसका निर्माण किया गया था। अगर वैसे एक-एक को अगर देखा जाए, तो 28, 27, 19, उसके बाद 29, फिर 21 ये केव्स ये हुए। उसके बाद 20, 26, 17 एंड 28, तो ये एक्चुअली यहाँ पर भी कुछ नंबर में यहाँ एक से 28 नंबर फिर रिपीट होता है, बट द लैटर केव्स 14, 15 एंड 16 वेर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द राष्ट्रकूटा पीरियड। तो ये हम देखते हैं यहाँ पर अलग अलग केव्स को। जब 12 नंबर केव्स खत्म होता है, तो यहाँ आगे आते हैं, तो बस खाली ये दृश्य दिखाई देता है 13, 14 नंबर केव्स का। तो 13 नंबर केव में तो कुछ यहाँ पर है नहीं जिसे हम कुछ देखने लायक हो। 14 नंबर्स का जो केव है, जो रावण की खाई के नाम से जाना जाता है। अब इसकी विशेष बात यह है कि यहाँ पर भू वराह नरसिम्हा की ये मूर्ति हम देख सकते हैं, और उन्होंने भू देवी को उठा लिया है, और पूरा शिल्प यहाँ पर दिखाई देता है, जो स्टैंडिंग इसमें खड़ी हुई है। और नीचे
जैसे नाग देवता के इसके ऊपर यहाँ ये खड़े हैं, ऐसा दृश्य यहाँ दिखा है। यहाँ पर और भी कई सारी सुंदर मूर्तियां हैं, और दूसरी विशेष बात अर्ध स्तंभ जिसको कहते हैं, बिकॉज दीज आर नॉट कंप्लीट, हाफ आउटसाइड द वॉल एंड हाफ इनसाइड द वॉल, जैसा जिसका यानी इनसाइड द वॉल कहने की जरूरत ही नहीं, हाफ आउटसाइड द वॉल। तो ऐसे अर्ध स्तंभ यहाँ पर बने हुए हैं, और उसके ऊपर भी बहुत सुंदर तरीके से डिजाइन किया गया है। यहाँ ऊपर छोटी-छोटी कुछ और भी माइक्रो स्कल्पचर्स बनाए, बट वो भी बहुत सुंदर है। और यहाँ पर अश्व और वृषभ की प्रतिकृतियों, ये प्रतिमाओं को निर्माण किया है। यहाँ पर कुछ कपल्स भी बनाए हुए, वो भी ब्यूटीफुल डिजाइन किए हैं। कुछ हाथियों के शिल्प भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। बस किसी भी केव्स में जब हम जाते हैं, तो बिल्कुल बारीकी से ऐसे छोटे-छोटे प्राणी और उनके इसको देखेंगे, तभी हम समझ सकते हैं कि कितना माइन्यूट कार्विंग किया गया है। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं केव नंबर 15, जो दशावतार गुम्फा के नाम से जानी जाती है। बहुत सारे लोग 15 नंबर तक आते हैं तो थक जाते हैं, और ऐसा लगता है कि अभी ये इतना चढ़ के कैसे जाएं, और है भी क्या, बाहर से कुछ भी नहीं दिखता है। क्योंकि 14 नंबर केव को जब देखते हैं, उसके अंदर की प्रतिमाओं को वगैरह देखते हैं, तो लगता है कि चलो बहुत हो गया। अब ये 15 नंबर का दृश्य हम सामने देख रहे हैं, इतनी सीढ़ियां चढ़ करके कौन जाएगा। और बाहर से देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत ही बंजर ये है, अंदर कुछ देखने लायक होगा नहीं, क्योंकि बाहर कोई जानकारी बोर्ड यहाँ नहीं है ना। इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ एक्चुअली बोर्ड होना चाहिए, और उसके ऊपर कुछ थोड़े से फोटोग्राफ और कुछ थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, ताकि लोग जो है अपने आप इस अंदर जा सके। क्योंकि वहां पर खड़े रह के जब मैंने देखा, तो अराउंड 10 में से 5-6 ही लोग जो है इस तरफ जाते थे, और आधे लोग जो है इसको स्किप करके आगे चले जाते, क्योंकि सबको मालूम है आगे 16 नंबर केव है। बट 15 नंबर केव भी बहुत ही सुंदर है। ऊपर चढ़ने के बाद पता चलता है, ये दशावतार गुम्फा के नाम से प्रसिद्ध जो केव है। जाते ही शुरू में पहले ये टेम्पल हमें दिखाई देता है। रॉककट केस में ये सेपरेट श्राइन की तरह निर्माण किया हुआ ये, और इसके अंदर एक इंस्क्रिप्शन भी है, इसके बारे में मैंने पढ़ा। बट एक्चुअली मैं जब गया था, तो मैं बाकी इसमें देखते हुए उस इंस्क्रिप्शन को नहीं देख पाया, मगर उसका वर्णन कई सारे किताबों में मैंने पढ़ा हुआ है। और इसके ऊपर फिर ये जो छत बना हुआ है, तो इसके कई सारे प्राणियों का शिल्प वहाँ पर बना हुआ है, हाथियों से लेकर के फिर ऊपर लायन वगैरह जो है वो बनाए गए हैं। जब हम अंदर जाते हैं, तो अंदर जाने के बाद सेकंड फ्लोर उसका जो है, तो उसके पिलर्स के ऊपर इतनी सुंदर आकृतियों को अंकित किया हुआ है। हर एक पिलर्स के ऊपर अलग अलग डिजाइन बने हुए हैं, और यहाँ पर त्रिविक्रमा का शिल्प हम सामने देख सकते हैं। अभी इसके बाद फिर हम केव नंबर 16 में आते हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ, एक्चुअली सभी केव्स को डिटेल रूप से हमने यहाँ पर नहीं दिखाया है, क्योंकि एक एक केव को जब हम देखते हैं, तो लगभग एक केव के बारे में अगर हम 5 मिनट भी जानकारी लेंगे, तो अराउंड 34 के उसके बारे में वैसे देखा जाए तो 150-200 मिनट के करीब जाएगा, तो ये बहुत लंबा हो सकता है, इसलिए हमने स्किप किया। मगर हमने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नाम से जो कोर्स डिजाइन किया था, उसमें हमने एक एक केव के बारे में बताया था, क्योंकि सेपरेटली एलोरा केव्स के बारे में हमने 1.5 आवर का सिर्फ एलोरा केव के बारे में, नॉट कंप्लीट राष्ट्रकूटा डायनास्टी, तो वहां पर हमने इसकी जानकारी दी थी। जिनको ऐसा लगता है तो वो लोग भी उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। हमने बीच में एक बार जिन लोगों को पीपीटीज वगैरह चाहिए, तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हमने दी थी। तो जिनको ऐसा लगता है इसके बारे में ज़्यादा विशेष रूप से अध्ययन करना है, तो वो लोग वो पीपीटी लेकर के अध्ययन कर सकते हैं। अगर किसी को उसकी ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो फिर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर केव नंबर 16 जो वर्ल्ड फेमस है, और ये येलोरा केव्स के इसमें सबसे ज्यादा फेमस केव जो है, और सबसे विशाल भी साइज के रूप में भी अगर देखा जाए तो सबसे विशाल है। उसके सामने ही बना हुआ ये गार्डन, ये एक्चुअली मिड पोर्शन आता है। हम जब सारे केव्स की जब बात करते हैं, तो यहाँ ही से सामने से एंट्री होता है, यहाँ राइट की तरफ जाके हम बाकी केव्स को देखते हैं। तो ये 16 नंबर का केव, जो कैलाशनाथ मंदिर एकाश्म संरचना है, जिसका विन्यास विशाल है, पर्वत को ऊपर से नीचे काटकर तथा बाहर से अंदर गढ़कर मंदिर के रूप में ढाला गया। जन मान्यता के अनुसार इस विशाल मंदिर का निर्माण 10 पीढ़ियों ने 200 साल तक किया। यह भव्य वास्तु के आलेखन का श्रेय मुख्यतः राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग, और निर्माण का श्रेय कृष्ण प्रथम, सॉरी मैंने कृष्ण थर्ड की बात की थी, कृष्ण प्रथम को जाता है। और इसके बारे में एक बहुत फेमस स्टोरी भी है।
कभी अगर जिनको मराठी पढ़ना आता हो, वो अभेद्याचा भेद नाम की एक किताब है, उसको ज़रूर पढ़ें, उसमें इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी दी है। कैलाश के अलंकरण का कार्य अनेक वर्षों तक राष्ट्रकूट राजाओं की निगरानी में चलता रहा। कैलाश गुफा मंदिर शिव निवास स्थान के नाम से भी प्रसिद्ध है। मुख्य मंदिर, नंदी मंडप, प्रवेश द्वार, गलियारा, बरामदा तथा गौड़ मंदिर आदि संरचना के प्रमुख अंग है। संपूर्ण रचना ताक, स्तंभ, अर्धस्तंभ, गवाक्ष के साथ नखशिखांत अलंकृत है। ये नखशिखांत जो शब्द यूज़ किया है, कहीं भी लिखा है, मगर इसकी कितने ये है उसको भी हम खुद देखें और समझें। हाँ, ज़रूर ये बात है कि कई जगह पर नखशिखांत ही है, मगर कुछ जगह पर थोड़ा-सा हिस्सा जो है पोर्शन खाली दिखाई देता है। ये बात नखशिखांत की जब करते हैं, तो ये हम होयसला आर्किटेक्चर में जैसे अ हळेबीड का जो टेम्पल है उसमें ये कह सकते हैं। मगर मैं टीका-टिप्पणी नहीं करना चाहता, हम इसके बारे में कुछ ये देख सकते हैं। प्रमुख अलंकरण में देवी-देवताओं की विशाल प्रतिमा, पुराण महाकाव्य दृश्य, मिथुन मूर्तियाँ, पशु-पक्षी, वेल-बूटियाँ तथा ज्यामितीय अलंकरण समावेश है। उत्कीर्ण पश्चात मंदिर को बार-बार चित्रित किया गया। मंदिर स्थित अलंकरण आकस्मिक या काल्पनिक नहीं है, अपितु सोद्देश्य तथा योजनाबद्ध है। सभी अलंकरण का तात्पर्य, प्रायोजन तथा महत्व है। प्रांगण स्थित उत्तुंग कीर्ति स्तंभ शैव धर्म का प्रभाव एवं विशाल गजराज राष्ट्रकूट वंश की सत्ता को प्रदर्शित करता है। प्रवेश द्वार पर उत्कीर्ण शंखनिधि, पद्मनिधि तथा गजलक्ष्मी प्रदेश के वैभव संपन्नता की साक्षी है। यहाँ इन्होंने पूरी डिटेल उसकी जानकारी दी हुई है। जब भी कभी जाते हैं तो पहले इसको पूरा ठीक से ध्यान से पढ़े और फिर उसके बाद अगर हम केव्स में प्रवेश करें, तब हमें उस केव में क्या देखना है, ये समझ में आता है। कई बार ऐसा होता है कि हम इसको ठीक से देखते भी नहीं और केव्स के अंदर चले जाते हैं, जो दिखाई दिया वो दिखाई दिया और बाहर निकल आते हैं। मगर इसमें जब पढ़ते हैं तब हम उसको ठीक से अंदर जाकर के समझ के देख सकते हैं। अंदर जाने के बाद लेफ्ट साइड से ये मैंने लिया हुआ फ़ोटोग्राफ है। लेफ्ट साइड से नीचे खड़े रह कर के कॉर्नर से ये लिया हुआ फ़ोटोग्राफ है। तो यहाँ पर हम हाथी के साथ यहाँ का ये फ़ेमस स्तंभ, उस तरफ भी एक दूसरा स्तंभ है और यहाँ पर फिर हम ये कुछ पेंटिंग्स उस समय की हुई आज भी देख सकते हैं। और फिर यहाँ पर आगे जब जाते हैं, मैंने कई फ़ोटो और यहाँ भी स्किप किए हैं। यहाँ वो बरामदा जिसमें ये फिर अर्धस्तंभ और स्तंभों का मिला करके एक सुंदर फोटोजेनिक व्यू जो इसमें तैयार होता है, जैसे हमने वहाँ बुद्धिस्ट के उसके इसमें देखा उसी तरह का एक, और इसमें लाइफ साइज कई सारी स्टैचूज का निर्माण किया गया है। ये एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा, हर तरफ गज के पीठ पर जैसे मानो ये कैलाश खड़ा है, ऐसा उसका निर्माण यहाँ पर किया गया है। और यहाँ पर फिर ब्रह्मा की मूर्ति को हम देखते हैं, इसके ऊपर भी सुंदर पेंटिंग्स और नटराज यहाँ इसमें जो जिस तरह से हाथियों का ये किया गया है, वैसे कुछ अलग-अलग और जो प्रतिमाएँ हम देखते हैं, तो जिसमें एक प्रमुख प्रतिमाओं में ये ब्रह्मा की प्रतिमा देख सकते हैं, जिसमें मूंछें भी हम ब्रह्मा की देख सकते हैं और कमल दल में बैठे हुए, और उसके ऊपर के ये पेंटिंग्स देख सकते हैं। यानी जैसे अजंता में पेंटिंग्स, अजंता तो चित्रों के लिए ही फेमस है, बट ये स्कल्पचर्स के लिए फेमस होते हुए भी यहाँ भी कुछ कलर और पेंटिंग्स को हम देख सकते हैं। और आगे चल कर के फिर यहाँ हम तांडव नृत्य करते हुए एक शिव का स्कल्पचर भी हम देखेंगे, और जहाँ हमको शिव के साथ-साथ और भी कई सारी देवी-देवताओं के भी और चित्र वहाँ हम देख सकेंगे। और पर्टिकुलरली उसको अगर हम ध्यान से देखेंगे, तो ये जब हम यहाँ पर ये तांडव नृत्य शिव का ये देखते हैं, ये अगर कॉर्नर की प्रतिमाओं को अगर हम ध्यान से देखेंगे, तो ये पता चलता है इसका निर्माण करने वाले जो भी आर्टिस्ट है, शायद वो साउथर्न हो। क्योंकि इस तरह के खड़े रहने का स्टाइल, और कुछ मूर्तियों को हम दूसरे केव्स में जब देखते हैं, तो ये पता चलता है कि ये स्टाइल जो है पल्लवा और चोला पीरियड के टेम्पल के इसमें यूज़ किया हुआ ऐसा स्टाइल है। और यहाँ पर देखिए नीचे इतना आराम से बैठ कर के लोड तकिए जैसे बैठे हैं हाथ में, और बैठ कर के ये देख रहे हैं। तो इस तरह का दृश्य, यानी शिव का ये नृत्य देखते हुए तल्लीन जो हुए, तो उसका दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। ये पूरे कैलाश के इसका ये अलग-अलग जितने भी फ़ोटोग्राफ लिए जाए, ऐसा लगता है यहाँ पर मिथुन शिल्पों को हम देख सकते हैं। और यहाँ पर फिर ये जब राइट साइड का यहाँ ऊपर एक केव्स का ये है, उसके ऊपर यहाँ जब सीढ़ियों के ऊपर बैठ के ये फ़ोटोग्राफ लिया गया है। यहाँ पर हम सामने फिर रामायण की ओर ये देखते हैं, यहाँ पर फिर दूसरा अंदर
शिव यहाँ पर अंदर शिवलिंग वगैरह है और इसके अंदर भी कई सारे अच्छे सुंदर स्कल्पचर्स बने हुए हैं। फिर यहाँ इस तरफ में भी हम जा सकते हैं। रामायण का ये पट जो सबसे फेमस है इसमें, जहाँ पर पूरा रामायण जो है समझाने की अलग-अलग शिल्प इसमें कोशिश की है, छोटे-छोटे इसको कार्विंग करते हुए, और रामायण की स्टोरी को जो उन्होंने दिखाने की कोशिश की है, तो उसमें जो यानी जो युद्ध हुआ था पर्टिकुलरली, तो उस युद्ध के बारे में ज़्यादा स्कल्पचर्स हमको दिखाई देते हैं। हाथियों के बाजू में जब हम देखते हैं तो पता चलता है, और इस युद्ध का सारा पट हमारे सामने जैसे उन्होंने खोल के रखने की कोशिश, ये जो 8 स्तरीय जो शिल्प का निर्माण उन्होंने किया है, उसमें देख सकते हैं। जब हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर से जाकर के फिर हम राइट साइड वाला स्तंभ जो है, यहाँ पर ये और एक जो हमने शुरू में देखा था, उस तरह से फिर राइट का एक स्तंभ हम देख सकते हैं, और फिर यहाँ से अ, होते हुए फिर हम बाहर जब आते हैं, तो केव नंबर 17 जो दूर से ही हम देखें, मगर नज़दीक जाके देखते हैं तो यहाँ पर भी कुछ शिल्प जो है, जो बनाने की उन्होंने कोशिश की, मगर जितना फिनिशिंग और जितना ब्यूटीफुल केव्स हम 15 नंबर और 16 नंबर को देखते हैं, 17 नंबर के केव्स के सामने पिलर्स और ये जो है, इसके हालात अभी बहुत खराब है। पानी और ये अभी भी जो गिरता है, ये देख रहे हैं उसके उसको, और यहाँ के ये पिलर्स का हाल देख रहे हैं। एक्चुअली ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और यहाँ पर ये पिलर्स की अवस्था और ये ऊपर छत की स्थिति को जो हम देख रहे हैं, तो इसके इसकी मरम्मत कब की जानी बहुत आवश्यक थी। अगर ये फंडिंग का या किसी भी इसका इश्यू है तो उसे तुरंत सॉल्व करते, क्योंकि पूरे भारत में 35-36 मैक्सिमम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उसमें अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 5 साइट है। तो क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट ऐसे 35 साइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती? उसके लिए जो स्टाफ्स है, तो कहा जाता है कि 5,500 के लगभग प्रोटेक्टेड साइट्स है, और 4,500 या 3,500 के करीब ये स्टाफ है। तो स्टाफ को बढ़ा करके क्या हम इन साइट्स को प्रिजर्व नहीं कर सकते, रिस्टोरेशन नहीं कर सकते? वो करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कुछ दिनों में अगर यहाँ पर कुछ अगर जोरों की हवा चले, बारिश अगर ज़्यादा हो जाए, तो ये कब गिर जाएँगे, कब ढह जाएँगे पता नहीं। तो इस तरह का हाल है, तो इसलिए हमें ध्यान देना है। अंदर जाने के बाद केव नंबर 17 के अंदर पिलर्स के ऊपर इस तरह से अलग-अलग देवताओं के और गणेश जी के बहुत ही सुंदर स्कल्पचर्स वहाँ पर बने हुए हैं। मोदकधारी गणेश की स्टैचू को देख के मन प्रसन्न होता है। जो मैंने बात की थी 17 नंबर के बाहर जब आते हैं तो लेफ्ट साइड में ये हम देख सकते हैं कि पानी का ये जो उन्होंने स्टोरेज करने के जो तालाब, नीचे तल तक इतना स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, यानी पानी इतना जो परकोलेट होकर के वहाँ जमा होता है बहुत स्वच्छ रूप से, मगर लोग अपने जो है इतनी गंदगी फैलाते हैं, पानी के बॉटल्स उसके जो भी कवर्स होते हैं ये सही से फेंक देते हैं। यहाँ नीचे तल में भी देख रहे हैं कि पानी की बॉटलें वहाँ पर गिरी हुई है। तो हम लोग ही हमारी विरासत को जो है इस तरह से नुकसान पहुँचाते जा रहे हैं। राष्ट्रकूटा डायनास्टी हो चाहे और डायनास्टी, जिन्होंने ये एक सुंदर ये सुंदर स्थल हमें निर्माण करके दिए, और हम लोग इसको सँभालने के बजाय और सुंदर करने के बजाय हम ही इसको विद्रूप किए जा रहे हैं, तो इसे कहीं तो रोकना होगा। ये केव नंबर 18 जो बाकी सारे केव्स के इसमें कंपैरेटिवली एक बड़ा और विस्तीर्ण केव, फिर उसके बाद ये केव नंबर 19 यहाँ पर हम देख सकते हैं, और मगर यहाँ पर कुछ ज़्यादा विशेष रूप से स्कल्पचर से अलंकरण ज़्यादा नहीं है। केव नंबर 20 और 21 दोनों हम यहाँ देख सकते हैं। केव नंबर 21 जो ज़्यादा विशेष रूप के है, एक्चुअली यहाँ तक ही फिर जैसे होता है कि ऊपर चढ़ के देखने के बजाय लोग सीधा निकल जाते हैं, मगर थोड़ा ऊपर जाके देखें तो सुंदर मूर्तियाँ यहाँ हम अंदर देख सकते हैं। रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध ये गुफा मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो 7वीं शताब्दी में निर्मित इस मंदिर की रचना ऊंचे चबूतरे पर की गई है। खुला प्रांगण, मध्य भाग में नंदी मंडप तथा प्रांगण के आसपास शिल्पयुक्त कक्ष है, तथा गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है। बट इस नंदी को जो है वो ओपन इसमें रखा गया है। बाकी धीरे-धीरे बाद में हमने देखा और डायनास्टीज़ की जब जानकारी ली, तो इसके लिए भी सेपरेट जैसे नंदी मंडप बनाया हो या फिर नंदी मंदिर जैसा बनाया, मगर यहाँ पर तो ये खुले बरामदे में हमको दिखाई देता है। फिर उसके बाद ये विशाल नंदी मंडप मूर्तियों से अलंकृत है, ऐसा यहाँ वर्णन किया है। इसका मतलब क्या होता है
कि फिर नंदी मंडप पद बोला है, तो ये उसके चबूतरे के ऊपर डिजाइन किया हुआ है, तो फिर क्या इसके ऊपर भी कभी कोई मंडप था? ऐसा सवाल भी खड़ा होता है। फिर गुफा मंदिर का मुख्य भाग अलंकृत स्तंभ, अर्धस्तंभ से सुशोभित है। आधार भाग में उत्कीर्णित गजथर, हाथी पंक्ति, मिथुन नर तथा नदी देवी की प्रतिमा एलोरा गुफा कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। बेल बुट्टियों से अलंकृत तथा विशाल द्वारपाल से युक्त द्वार चौखट, शिल्पयुक्त कोठरियां इस गुफा का मुख्य आकर्षण है। शिल्पयुक्त कोठरियों में हिंदू धर्म के शैव एवं शाक्त संप्रदायों की मूर्तियां प्राचीन भारत के धार्मिक सामाजिक मान्यताओं को उजागर करती है। अभी यहाँ पर शाक्त संप्रदाय का जो जिक्र किया है, 21 से लेकर के 27 नंबर तक हम इसका प्रभाव देख सकते हैं। ये जो देवती देवी का वर्णन अभी यहाँ पर जो प्राप्त हुआ था, तो नदी देवी की प्रतिमा का जो ये किया है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं गंगा और यमुना के जैसे जो शिल्प बाद में जो भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध शिल्पकार जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल उनका भी ये बनाया, तो उनके जो उन्होंने गंगा यमुना के शिल्प जो हमारे यहाँ पर जलगांव डिस्ट्रिक्ट में 40 गांव में बनाए थे, तो उस तरह का यानी ये शिल्प एक्चुअली यहाँ का प्रभाव उनके शिल्पों में है, ऐसा हम कह सकते हैं। उनका नाम अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है, जैसे ही नाम याद आए तो मैं वो बता दूंगा। तो यहाँ फिर हम वो गंगा और यमुना का शिल्प देखते हैं, उनका जो वाहन है मकर और ये उसको देखते हुए फिर हम ये जान सकते हैं कि इस तरह का वर्णन किया गया है। और ये राइट साइड में भी बहुत सुंदर उस तरह के वर्णन हम देख सकते हैं। ये अलग अलग देवियों के यहाँ के ये देख सकते हैं और शिल्प देख सकते हैं। और फिर यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर अंदर शिव और छोटा सा बालक जो गाय के साथ ये कर रहा है उसका वर्णन। और इसी में दूसरा एक ये है कि जहाँ पर शिव और पार्वती कैलाश में बैठे हैं और रावण जो है उस कैलाश को उठा रहा है, उसका ये दिया है, और शिव जो है अपने अंगूठे से इसको दबा रहे हैं। इसका शिल्प यहाँ पर दिखा है। एंड अनदर वन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल स्कल्पचर इज डांसिंग शिवा। नृत्यरत शिव का ये बहुत ही सुंदर स्कल्पचर यहाँ दिया है। और पार्वती उसको विस्मय रूप से देख रही है, ऐसा भी एक शिल्प यहाँ पर दिखा है। और ये बांसुरी वादन कर रहे हैं, तो इस तरह से इसको बनाए। उसके बाद केव नंबर 22 को देखते हैं। यहाँ पर भी बाहर से देखने के बाद कुछ है ऐसा नहीं लगता, मगर नजदीक जाके देखते हैं तो जो मैंने वर्णन किया था, दीज आर दी चोला और दी पल्लवा पांड्या डायनास्टी का जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिखाई देता है साउथर्न। दीज टू स्कल्पचर्स आर टोटली साउथर्न स्टाइल स्कल्पचर्स। इनके हाथों के आयुध हो, चाहे उनके बालों का स्टाइल हो, इनके खड़े रहने की स्टाइल हो, तो ये कंप्लीटली साउथर्न इम्पैक्ट जो है महाराष्ट्रियन आर्किटेक्चर या राष्ट्रकूटा आर्किटेक्चर में हमें दिखाई देती है। केव नंबर 22 में फिर शाक्त संप्रदाय से रिलेटेड ये कुछ देवताओं के दिखते हैं। गणेश को भी शाक्त संप्रदाय में जो मान्यता है, तो गणेश जी का शिल्प भी हम यहाँ देख सकते हैं, और बाकी कुछ भैरव और बाकी देवताओं को देख सकते हैं। केव नंबर 23 जिसमें बहुत ही बुरी स्थिति में ये है और सिर्फ एक शिवलिंग बचा हुआ है, बाकी तो कोई स्कल्पचर्स और ये नहीं दिखाई देते। केव नंबर 24 ए एंड बी, नीचे ए का ये है और बी ऊपर के इसमें दिखाई देता है। यहाँ भी कोई ज्यादा स्कल्पचर्स वगैरह नहीं है। केव नंबर 25 में ये एक बड़ा सुंदर स्कल्पचर यहाँ बाहर दिखाई देता है। विशाल का ये प्रतिमा बैठी हुई है और यहाँ पे गर्भगृह के बाहर कुछ प्रतिमाओं को देख सकते हैं। फिर उसके बाद केव नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी आकार में एक विशाल गुफा है। शायद ऐसी गुफाएं अलग अलग जहां पर कहीं पर चित्र अंकित किए, स्कल्पचर्स अंकित किए हैं, और कहीं पर जो ऐसे ही जगह छोड़ दी है या फिर बनाया है मगर अंदर कुछ नहीं है, तो शायद निवास के लिए, अध्ययन के लिए, पठन पाठन के लिए ऐसे अलग अलग रूप से इसका यूज किया जाता होगा, ऐसा मुझे लगता है। ये केव नंबर 27 बाहर से जब देखते हैं मगर अंदर जाके जब देखें तो ये यहाँ पर बहुत सुंदर ये ब्रह्मा विष्णु और शिव की मूर्तियों को हम देख सकते हैं, बहुत सुंदर रूप से इसको बनाए। जैसे ही यहाँ से बाहर आते हैं तो ये दृश्य दिखाई देता है, और इस तरफ से जाना यहाँ पर ही लोग थक जाते हैं, क्योंकि आराम से देखते देखते आते हैं तो लगभग दिन लग जाता है, 6-7 घंटे यहाँ लग जाते हैं, और फिर उसके बाद इधर जाने का मन नहीं करता, मगर जरूर जाइए क्योंकि इस तरफ में फिर जैन के उसको आप देख सकते हैं। ये केव नंबर 29 जो जहाँ पर फिर शिव और पार्वती यहाँ बैठे और रावण उसको उठाने की कोशिश कर रहा है, बट ये प्रतिमाओं को जो निर्माण किया है बहुत ही सुंदर रूप से निर्माण किया है। केव नंबर 30 से 34 जो जैन मॉन्यूमेंट्स है,
जिसमें पर्टिकुलरली जो शिल्प निर्माण किए यहाँ पर हम देखेंगे केव नंबर 30। तो जो बाहर ही एक हाथी का स्वरूप देख सकते हैं, इसे छोटा कैलाश के नाम से जाना जाता है क्योंकि वहां पर हमने विशाल हाथी देखा था, ये छोटा हाथी। बट यहाँ का फिनिशिंग बहुत अच्छा है, पिलर्स और उसके ऊपर का जो ये छत बना हुआ है मंडप का, ये बहुत सुंदर है। केव नंबर 31, जिसके अंदर भी मानो एक मंदिर और उसका गर्भगृह का ये बनाने की कोशिश, अर्धस्तंभ और यहाँ पार्श्वनाथ जी का, सॉरी महावीर, और बाहर कई सारी जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां, उसका भी फिनिशिंग बहुत अच्छा बनाया। ये फिर इंद्र सभा माना जाता है इसको, केव नंबर 32 को। उसका शिखर भी बहुत सुंदर रूप से डिजाइन किया है। दिस इज आल्सो सेम एज द अपर साइड ऑफ दिस कैलाशा केव, एंड सेम एज पल्लव के इसमें भी एक टेम्पल हमने ऐसा देखा था। अगर आप सभी ने पल्लवा डायनेस्टी को ठीक से देखा होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में ये बताइए ये किसकी प्रतिकृति है। हमने वहां पर एक टेम्पल ऐसा देखा था, ये कौन से इसका ये प्रतिकृति है, आप जरूर बताना है। तो ये केव नंबर 32, अंदर जाने के बाद देखते हैं यहाँ के इसमें भी कितनी सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया हुआ है। और यहाँ पर छत पे कुछ बहुत सुंदर पेंटिंग्स भी है। 32 में ये बहुत सुंदर स्कल्पचर्स यहाँ निर्माण किए हैं दोनों तरफ। ये छत के ऊपर के पेंटिंग्स हम यहाँ आगे के इसमें देख सकेंगे। और उसके कलर्स जो है 32 नंबर केव जो है उसका छत के ऊपर, सीलिंग के ऊपर और दीवारों के ऊपर किए हुए पेंटिंग्स, तो ये हम यहाँ देख सकते हैं। और उसके कलर्स आज भी है, यानी जिस तरह से हमने केव नंबर 16 के बाहर जो पेंटिंग्स देखे थे वैसे यहाँ का ये है। बट ये इनसाइड होने की वजह से ये अभी भी इंटैक्ट है, ये पेंटिंग जो है इंटैक्ट है। तो अजंता के जैसा प्रभाव इसके ऊपर दिखाई देता है। और ये एक बहुत ही सुंदर व्यू आज भी जिसके पिलर्स और मूर्तियां और छत के ऊपर, सीलिंग के ऊपर बना ये कमल दल, और यहाँ बाहर की ये प्रतिमा जो है ये बहुत ही सुंदर प्रतिमा यहाँ बाहर के इसमें हमें दिखाई देता है। और छत के ऊपर, सीलिंग के ऊपर ये बना हुआ कमल दल और पिलर्स के ऊपर ये बनाए हुए घट पल्लवों के डिजाइन, सो ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर रूप से बनाया है। इसे जरूर देखिएगा केव नंबर 32 को। फिर केव कार्विंग जो जगन्नाथ सभा, जो केव नंबर 33 को जाना जाता है, वहाँ के पिलर्स के डिजाइन को भी हम यहाँ देख सकते हैं। देन केव नंबर 34 स्पेशली जो गॉडेस अंबिका के बारे में बनाया हुआ है, लॉयन के ऊपर बैठी हुई ये देवी अंबिका, जो जैन संप्रदाय में एक महत्वपूर्ण देवी मानी जाती है। सो ये एलोरा जो है इस तरह से हमें हमारे जैन, बौद्ध और हिंदू तीनों संस्कृतियों का दर्शन कराती है। सो जब भी ये तीनों का ये देखना है तो जरूर आइए, यहाँ पर जरूर देखिए। अभी यहाँ पर जैसे बाहर आते हैं तो बस वहां से तो लगभग एक 250 मीटर, 300 मीटर्स की दूरी पर ये घृष्णेश्वर टेम्पल है, इसको भी जरूर देखिए, रियली ब्यूटीफुल टेम्पल। अभी राष्ट्रकूटों का प्रभाव है, यादवों के इसमें भी इसका डेवलपमेंट हुआ है। और यहाँ पर बाहर ही एक अहिल्या बारव नाम से एक बारव है जो मराठा पीरियड में बना हुआ है। इसके नजदीक में और एक इस तरफ में रोड के लेफ्ट साइड में छत्रपति शिवाजी के जो दादाजी थे, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, तो उनकी वहां पर फोर्ट्रेस है जिसको गढ़ी के नाम से जाना जाता है, मालोजी राजे भोसले उनकी गढ़ी के नाम से जाना जाता है। जरूर देखिए उसको भी, तो मराठा पीरियड आर्किटेक्चर स्टाइल भी आपको देखने को मिलेगा। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग इसको माना गया है। सो दिस इज आल्सो ब्यूटीफुली जिसका निर्माण किया है। अभी एलोरा का ये खत्म करके हम आगे जब चलते हैं तो ये पंचलिंगेश्वरा गुड़ी है जो सेदाम में बनी हुई है, कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका का। बाहर से कंपाउंड वॉल और इन शिल्पों को देख के ही पता चलता है, ये ऊपर का डिजाइन और ये लाइफ साइज, ये जिसको प्रवेश द्वार देवता जिसको हम कहते हैं, या फिर बाहर अगर देखें तो यहाँ पर हम शिलालेख वगैरह देख सकते हैं स्टोन के इसमें, और ये मूर्तियां, मंदिर और ये अलग अलग मूर्तियां। अभी इसके ऊपर का जो प्रभाव दिखाई देता है तो राष्ट्रकूटों का यही प्रभाव आगे कल्याणी चालुक्यों के इसमें है, इन स्कल्पचर्स को देखते हैं तो। और ये समभंगाकृति में भी बना सकते थे, बट इसको द्विभंगाकृति या कई जगह पर त्रिभंगाकृति भी बनाए हुए है। और ये ऊपर का जो स्टाइल है इसका इम्पैक्ट आगे चल करके चालुक्य पीरियड में और फिर उसके बाद होयसला पीरियड में देखते हैं, क्योंकि ये शायद यहाँ ऐसा देख के भी ये लगता है कि ये यहीं पर बनाया हुआ है या और कहीं से लाया गया है। इसको, ये डिजाइन को देख के ऐसा सवाल भी उठ खड़ा होता है। बट पूरा अगर आर्किटेक्चर देखा जाए तो ये बेसिकली यहीं से है, बट ये बाद में शायद बना होगा, ऐसा भी उसका ये लगता है। तो हर तरफ में शिल्पों की बहुत सुंदर ये है। कभी यहाँ कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट में गए तो जरूर ये इस टेम्पल को देखें और इस सुंदरता को समझे, क्योंकि यहाँ
फिर बाकी ऑर्नामेंटेशन वगैरह जो है बहुत ब्यूटीफुली इनसाइड दिस डोर्स जो है वहाँ के डिज़ाइंस, और उसके ऊपर भी प्रवेश द्वार देवता और अंदर की मूर्तियाँ, स्तंभों के ऊपर के डिज़ाइंस ये भी सुंदर है। ये डांस कर रहे हुए कुछ शिल्प यहाँ हम देख सकते हैं। फिर ये नंदी अगर देखा जाए तो वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल बनाए हुए हैं। गणेश जी का ये सुंदर शिल्प, और स्तंभों के ऊपर के फिर अलग-अलग पशुओं के, प्राणियों के ये चित्र अंकित किए, और सीलिंग को अगर देखा जाए तो कमल की तरह इसका डिज़ाइन बनाया हुआ है। फिर उसके बाद जय नारायणा टेम्पल, ये जो पट्टदकल में बना है, ऐहोल बदामी पट्टदकल व्हिच कॉल्ड एज़ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये राष्ट्रकूटा पीरियड का लास्ट जिसको हम कह सकेंगे, तो 9th सेंचुरी में ये जय नारायणा टेम्पल बना हुआ था। बाहर से देखा जाए तो बिल्कुल सिंपली ऐसा हम देख सकते हैं, नज़दीक के सामने से देखें तो कुछ मिथुन शिल्प या कपल्स को हम देख सकते हैं, और अंदर जाने के बाद हमें पता चलता है कि ये कितना सुंदर रूप से बनाया है। सूर्य देवता का ये शिल्प यहाँ पर बना है, और यहाँ पर हाथी और इसका ये दिखाया गया है। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। नहीं, लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये मंदिर जो है, ये कहाँ का मंदिर है, ये आप अगर पहचानते हैं तो तुरंत अभी कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत सारे लोग चैट बॉक्स में अपनी कमेंट्स लिखते हैं। चैट बॉक्स में अगर कुछ सवाल पूछना है, या तो उस समय सिर्फ आपका प्रेज़ेंट ही अगर करना है तो चैट बॉक्स में लिखना है। आपको क्या लगता है ये सेशन के बारे में, आपका ओपिनियन क्या है, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में नहीं। और लाइक्स अगर लगता है तो लाइक का बटन दबाइए, मगर नीचे जहाँ कमेंट बॉक्स में आप इसके बारे में लिखिए, सेशन के बारे में आपको क्या लगता है उसके बारे में लिखिए। और आप ऐसा कोई आपका ओपिनियन अगर देना चाहते हैं कि जो बाद में भी लोग पढ़े, तो चैट बॉक्स में लिखिए, उसका कोई यूज़ नहीं। लोग जो भी है जो इसको देखेंगे इस सेशंस को, वो इसको देख सकेंगे। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया, और आज का ये जो सेशन है हम इसे यहाँ पर